जय हिंद बच्चों, जीएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये साइंस का क्विक रिवीजन सीरीज है और इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 डाल चुके हैं, आप देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है पिछले लेक्चर में जो है पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण किए थे। वायवीय जो श्वसन होता है, हमारा जो श्वसन होता है उसमें अंतिम उत्पाद जो ग्लूकोज बनता है उसका निर्माण के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज जो है प्रश्नावली है, प्रश्नावली का हम लोग डिस्कशन करेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा, खास करके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा उसका हम लोग जो है आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 में हम बताए थे कि जब मैग्नीशियम रिबन यानी कि एमजी को, मैग्नीशियम रिबन जो होता है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जब वायु की उपस्थिति में रहता है तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक अपने ऊपर परत बना लेता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब परत बना लेता है तो उस परत को हटाने के लिए, क्योंकि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जो मान के चलिए ये एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ये वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, अपने ऊपर एक परत बना लेगा। क्या बना लेगा? एक परत बना लेगा। अब इस परत को जब हम जलाएंगे तो नहीं जलेगा, तो इस परत को जो है हटाने के लिए जो है श्रेष्ठ पत्ता से रगड़ा जाता है या किसी चीज से जो है रूखा चीज से रगड़ा जाता है, जिससे ऊपर का जो है मैग्नीशियम और ऑक्साइड का जो परत है वो हट जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाने के लिए। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। देखिए आपको संतुलित करने के लिए आ रहा होगा, संतुलित करने के लिए दोनों तरफ का जो तत्व की संख्या वो बराबर हो जाए, वो संतुलित करना हो जाए। हम वो आपको नहीं बताएंगे, हम आपको क्या बताएंगे यहाँ पर कि जो है कौन सा समीकरण, मतलब किसका और किसका, मतलब ये दोनों को मिलने से कौन सा उत्पाद बनता है, यानी कि दो अभिकारक को मिलने से क्या उत्पाद बनेगा, उसके बारे में हम लोग बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब अभिक्रिया कराया जाता है, यानी कि H2 और Cl2, तो HCl का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न है कि जब बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है। अब यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखते हैं। तो देखिए बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो BaCl2। उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। जब बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या किसका निर्माण होता है, तो निर्माण होता है बेरियम सल्फेट का BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3, ये दोनों का निर्माण होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है, तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड का। मतलब ये जो है एक दूसरे का चेंज कर लेता है, क्लोराइड एल्युमिनियम में चल जाता है और सल्फेट क्या कहाँ पे चलाता है, बेरियम में चलाता है। तो इसको जो है एक दूसरे को विस्थापित कर देता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जैसे अगला प्रश्न है समीकरण को लिखिए। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो BaCl2। ठीक है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा, Na2SO4। ठीक है, जब बेरियम क्लोराइड को जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके क्या बनता है, तो बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, और क्या बनता है, अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनता है, तो बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये बेरियम सल्फेट एक प्रकार का अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है। क्या है? एक प्रकार का अवक्षेप है। ठीक है, याद रखिएगा। अवक्षेप क्या होता है, तो अवक्षेप जो है व्हाइट कलर का, उजला कलर का होता है, एक पदार्थ बनता है जो पानी में घुलनशील नहीं होता, क्रिस्टल होता है, ठोस पदार्थ होता है जो पानी में नहीं घुलता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है तो किस पदार्थ का अवक्षेप बनता है,
तो किसका अवक्षेप बनता है? तो बेरियम सल्फेट का जो है अवक्षेप बनता है। याद रखिएगा कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। उसी प्रकार नीचे की अभिक्रिया क्या दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और का विलयन तथा जल बनाते हैं। आगे यहाँ पर देखिए नीचे में जो है समीकरण हम लिखे हैं आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? NaOH। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों का विलयन लिया है। क्या लिया है? विलयन लिया, मतलब पानी में घुला हुआ। क्या लिया है? विलयन लिया है, यानी कि द्रव अवस्था में लिया है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन को जब आपस में मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनता है और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक आप हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं प्रश्नावली का, जो बीच बीच में आते रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो है हम लोगों का क्या है, तो आगे जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो है जनरली 5 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर भी और 2-3 4 प्रकार की अभिक्रियाएं आती हैं, मतलब ये 5 प्रकार के अंदर भी और भी अभिक्रियाएं आएगी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे अलग से। लेकिन मुख्यतः जो है 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हो गया वियोजन अभिक्रिया, तीसरा हो गया विस्थापन, चौथा हो गया द्वितीय विस्थापन और पांचवा हो गया उपचयन और अपचयन, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से जो है कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे किसका? तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया का बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कक्षा 9 में हम अध्याय कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच भिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 में और 4 में पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें कोई भी परमाणु, जैसे मान के चलिए 2 तत्व है, 2 तत्व के जो परमाणु, जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन है और क्लोराइड है, क्या बनता है? HCl बनता है। ठीक है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन का ही परमाणु भाग ले रहा है और क्लोरीन का ही परमाणु भाग ले रहा है। उसके अलावा किसी अन्य तत्व का परमाणु भाग नहीं ले रहा है। इसी दोनों तत्व का परमाणु जो है भाग मिलकर जो है ये नए तत्व का निर्माण, नए यौगिक का निर्माण कर रहा है, नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बाहर से कोई ना कोई परमाणु आ रहा है और न ही इसका परमाणु बाहर जा रहा है। ये क्या कर रहा है कि दोनों आपस में संबंध बनाकर, दोनों आपस में ससंयोजक बंधन हो गया, वैद्युत संयोजक बंधन हो गया, वो आगे आप धातु अधातु में पढ़िएगा, तो वो दोनों आपस में संयोग करके जो है नए तत्व का निर्माण कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि क्रियाकलाप। देखिए, आपको जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए क्रियाकलाप से क्या होता है कि बार बार बच्चे छोड़ देते हैं और यहाँ से प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आता है, संयोजन अभिक्रिया दिया गया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो पहले संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा आपको नीचे में दिया गया है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, उसके बाद अब हम इसकी परिभाषा आगे बढ़ेंगे। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ में आ गया, तत्व हो गया या यौगिक हो गया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मतलब तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक नए उत्पाद का, मात्र एकल मतलब एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया
ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो क्या किसका निर्माण होता है? तो H2O का निर्माण होता है, यानी कि जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो उत्पाद बन रहा है, क्या बन रहा है? दो तत्व के परमाणु आपस में मिलकर एक नए उत्पाद बना रहा है, नए यौगिक बना रहा है, नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ऐसा बात तो नहीं है कि इसका कोई चीज इसमें चेंजिंग हो गया और इसका कोई चीज इसमें चेंजिंग, ऐसा तो नहीं है। दोनों आपस में मिलकर एक नए तत्व या नए यौगिक का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तत्व तो नहीं, नए यौगिक का निर्माण कर यानी पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो परिभाषा भी याद रख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो है कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, उस क्रियाकलाप को जो है चूंकि जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए, हम आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्रियाकलाप में कह रहा है कि एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए। क्या लेने के लिए कह रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। और क्या लीजिए? बुझा हुआ चूना लीजिए। अब इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? देखिए, तो कह रहा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब प्लस में जो है उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? आपका उष्मा निकलता है। याद रखिएगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ उष्मा निकलता है। तो ये कैसी अभिक्रिया? देखिए, दो गो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ये दोनों मिलकर जो है इसका निर्माण, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। ये एक कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि यहां पर ये बात याद रखने की चीज है कि जो है बिना बुझा हुआ चूना का निर्माण कैसे हो रहा है? तो बुझा हुआ चूना का निर्माण कब होगा? जब बिना बुझा हुआ चूना में पानी डालेंगे, ठीक है। बुझा हुआ चूना का निर्माण कैसे होगा? जब बिना बुझा हुआ चूना में पानी डालेंगे। तो जैसे यहां पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका बिना बुझा हुआ चूना है। क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ चूना है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है, ठीक है, बुझा हुआ चूना है। तो याद रखिएगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, कि बिना बुझा हुआ चूना है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा निकलता है। यहां पर भी ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में किसका उत्पादन करता है? उष्मा का उत्पादन करता है। आगे क्या बोल रहा है? आगे है कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया, फिर यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है थोड़ा सा, कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दो प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल नए पदार्थ का या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए पीला बॉक्स में क्या दिया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा करते हैं। कह रहा है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने, अच्छा बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हो गया? बुझे, याद रखिएगा, बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हो गया? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो गया? बिना बुझा हुआ चूना,
बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो गया, तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने और कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन आ गया, देखिए हाइड्रोजन आ गया तो जल से संबंधित है, तो आप समझ लीजिए बुझा हुआ चूना है। ठीक है, और बिना बुझा खाली ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहेंगे, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे। तो कह रहा है कि ऊपर की अभिक्रिया में जो है बिना बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। आप देखोगे कि आपका जो है जब घर का पुतैया होता है, पेंटिंग होता है दीवार का, तो उसमें चूना में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं ना, तो वही तो है वो जो चूना, जो आप पत्थर टाइप का जो चूना लाते हैं व्हाइट व्हाइट कलर का, वो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। उसमें आप पानी डाल दिए, सुबह रात में पानी डालते हैं, फूलने के लिए रखते हैं उसको, बहुत ज्यादा हीट निकलता है। अब तो लिक्विड आने लग गया है, तो लिक्विड में सब रंग मिला के पोत देता है, लेकिन पहले जो चूना का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें पानी डालकर जो है सुबह तक छोड़ दिया जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा गर्मी निकलता है, हीट निकलता है, उष्मा निकलता है, तब वो बुझा हुआ चूना बन जाता है। अब बुझा हुआ चूना से जो है क्या किया जाता है कि जब दीवार को पेंट किया जाता है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब हम वो बिना बुझा हुआ चूना को क्या किए, दीवार पे पेंट कर दिए, दीवार पर पेंट किए, तो क्या होगा, क्या करेगा, वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण कर लेता है। समझिएगा कि जब बुझे हुए चूने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाकर दीवार को पेंट करते रंग डालकर, तो पेंट करने के कुछ समय बाद, 2-3 दिन या कुछ समय बाद, ठीक है, क्या करता है कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि जब हम पेंटिंग कर देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का एक परत बना लेता है। कितना दिन बाद, 2-3 दिन बाद। ठीक है, और साथ ही साथ किसका निर्माण करता है, जल का भी निर्माण करता है। अब रोचक बात क्या है कि उसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो है ना दीवार पर चमक आती है। जब पेंट करते, नया नया पेंट होता है तो चमक होता है ना, नया नया पेंट जब घर एकदम चमचमा जाता है, तो वो जो चमक आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो चमक आती है। और जानते हैं एक और खास बात कि संगमरमर का सूत्र भी जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो याद रखिएगा कि जो संगमरमर है, ठीक है, संगमरमर है, इसका भी सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। यहाँ पर अभिक्रिया दिया हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार इसमें और सारा संयोजन अभिक्रिया का और भी उदाहरण है। जैसे यहाँ पर देखिए कि जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये भी संयोजन अभिक्रिया, मतलब कार्बन मतलब कोयले को जो है, आप इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोयले का दहन वायु की उपस्थिति में कोयले का जब दहन किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ठीक है, कि वायु की उपस्थिति, वायु में क्या रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है ना, तो वायु की उपस्थिति में जब कोयले को जलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और जब आपका समीकरण लिखने के लिए कहेगा तो कार्बन के और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएगा तो CO2 का निर्माण होगा। उसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया मतलब H2 का जो है अभिक्रिया O2 से कराई जाती है तो किसका, H2O का निर्माण होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर उस शुरुआत में आपको जो परिभाषा बताए थे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और अभिक्रिया आता है जिसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, आप सिंपल सी बात ये समझिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन हो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम शुरू में अब समीकरण पढ़े थे कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है, प्लस उष्मा निकलता है। प्लस क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। तो ये भी एक क्या है? ये भी जो है संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ, संयोजन अभिक्रिया तो है ही, संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। जैसे यहाँ पर जो है मीथेन CH4 है, मीथेन की जी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन मतलब मीथेन को जो है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, फिर जल प्राप्त होता है, फिर ऊर्जा मतलब उष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये एक आपका जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, जैसे श्वसन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो श्वसन भी कैसी एक अभिक्रिया है? तो श्वसन भी एक जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल, आलू तथा ब्रेड में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जो है ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो देखिए याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ये ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, उसके बाद जल का निर्माण करता है, उसके बाद ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ग्लूकोज जो है हमारे शरीर के ऑक्सीजन के साथ, ये जो समीकरण है संतुलित समीकरण है। तो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का सूत्र है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। तो श्वसन भी एक कैसी अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। आगे है एक और पॉइंट है कि साग सब्जियां जो होती है, जो साग सब्जी हम फेंक देते हैं और वो क्या होता है? सड़ गल जाता है। जैसे मान के चले हमारे घर में जैसे सब्जी उब्जी लाए, उसका छिलका छीले, उसका फेंक दिए, कहीं पर फेंक देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद वो सड़ने गलने लगता है। तो जो साग सब्जियां जो होती है वो विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जो सड़ती और गलती और कंपोस्ट बन जाती है, तो वो भी कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और हम आपके लिए और जो है मोटिवेट होकर वीडियो बनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।